नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर मैपिंग सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज के सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा आर्कटिक सर्कल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्कटिक सर्कल की कि ये इसकी लोकेशन क्या है। सो द आर्कटिक सर्कल इज सिग्निफिकेंट लाइन of latitude on earth currently located at approx 66.33 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यानी कि जो आपका इक्वेटर है, मान लेते कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अगर आप बीच में जाएंगे तो ये इक्वेटर है और इक्वेटर के बाद में अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाते हैं तो यहां पर आपको 66.5 डिग्री के आसपास आपको यहां पर जो आर्कटिक सर्कल है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इट इज वन ऑफ द 5 मेजर सर्कल ऑफ लैटिट्यूड मार्क्ड ऑन द वर्ल्ड मैप्स। यानी कि दुनिया के नक्शे की अगर हम बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में इक्वेटर है, उसके बाद में आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आप जाते हैं तो आपको पोल्स मिलते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। आगे चर्चा करेंगे। द आर्कटिक सर्कल मार्क्स द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द सन कैन रिमेन कंटिन्यूअसली अबव और बिलो द हॉरिजन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए यहां पर जो सूर्य है वो हॉरिजॉन जो है उसके ऊपर या उसके नीचे रहता है। द फिनोमेना रिजल्ट इन द मिडनाइट सन ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस एंड द पोलर नाइट ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिस। यानी कि जो आपका बोल सकते हैं कि जो मिडनाइट का सन, आप लोग जानते हैं कि नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का देश जो है। दिन 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि ये घटना होती कैसे है। जैसा इस मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, सूर्य की किरणें, हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वो नॉर्दर्न साइड में और सदर्न साइड में मूव करता है। तो अगर हम लोग देखें तो सदर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो इसकी किरणें जो है वो आर्कटिक सर्कल पर यहां पर ज्यादा पहुंचेगी, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो जून में आप देखेंगे तो यहां पर जो रीजन है यहां पर ज्यादा प्रकाश आएगा, बल्कि इसका वेस्टर्न साइड जो है वहां पर आपको अंधेरा देखने को मिलेगा। बल्कि दिसंबर में आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास प्रकाश आएगा और ये वाला एरिया जो है वो आपका अंधेरे में रहेगा। तो इसीलिए यहां पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात जो, यानी कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो है वो हमको देखने को मिलती है। आगे चर्चा करते हैं। द 8 कंट्रीज दैट हैव लैंड विद द आर्कटिक सर्कल्स आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये टोटल आपके पास में 8 कंट्रीज जो हैं इनको यहां पर शामिल किया जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले नॉर्वे, उसके बाद में स्वीडन, उसके बाद में फिनलैंड, उसके बाद में हम देखेंगे तो यहां पर आपको रशिया देखने को मिलेगा। रशिया के बाद में आप जाएंगे तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट है, स्पेशली अलास्का का रीजन है। उसके बाद में यहां पर कनाडा, और कनाडा के बाद में हम बात करेंगे डेनमार्क की, डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड का रीजन, और उसके बाद में है आइसलैंड। तो ये सारे रीजन जो है वो आपका यहाँ पर आर्कटिक सर्कल में शामिल किया जाता है। टोटल 8 कंट्रीज जो हैं उनको हम लोग आर्कटिक सर्कल में शामिल करते हैं। जैसा कि आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अमेरिका है, रशिया है, ठीक है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, जैसे स्पेशली जो ग्रीनलैंड वाला रीजन जो है, ठीक है, आइसलैंड है, ये आपके पास में रहेगा। ऐसे 8 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर हम आर्कटिक में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेशली आर्कटिक काउंसिल की। यहाँ पर जो टोटल 8 कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर एक आर्कटिक काउंसिल बनाया है। 8 आर्कटिक कंट्रीज पोइज्ड टू साइन अ मल्टीलेटरल ट्रीटी तो कोऑर्डिनेट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन द रीजन, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज कौन कौन सी, इनका नाम आप लोग ध्यान रखना। ड्राफ्ट ट्रीटी की बात करें, ड्रॉन अप बाय द फॉरेन मिनिस्टर इज आइलैंड ऑन द 16th ऑफ दिसंबर, डिवाइडेड आर्कटिक इनटू स्पेसिफिक सर्च एंड रेस्क्यू एरियाज। अब बात करते हैं यहां पर बॉडीज ऑफ वाटर की। आर्कटिक ओशन यहां पर सबसे बड़ा, मैं ये बोल सकता हूं कि एक हमारे पास में रीजन है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिल रहा होगा। जो दुनिया के 5 महासागर हैं उसमें से एक को यहां पर हम लोग शामिल करते हैं। अगली चर्चा यहां पर सीज की। वेरियस सीज बॉर्डर द आर्कटिक ओशन इंक्लूडिंग बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वियन सी, कारा, लैपटॉप, ईस्ट साइबेरियन, चुकी, और इसके बाद साथ में ब्यूफोर्ट सी। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके पास में चुकी सी है, जहां पर आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट स्पेशली जो आपका एशिया और अमेरिका का रीजन जो है वहां पर आपको अलग करता है। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ईस्ट साइबेरियन सी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्यूफर्ट सी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लैपटॉप सी है, उसके बाद में आप देखेंगे तो कारा सी है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्वे सी, ग्रीनलैंड सी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी इंपोर्टेंट सी है वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अगली चर्चा करते हैं कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रेट्स की। देखिए खाड़िया और यहाँ पर स्ट्रेट जो है वो भी हमको देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हडसन बे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेविस स्ट्रेट जो है वो ये आपको देखने मिल जाएगी। और इस टाइप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैरिंग स्ट्रेट जो है स्पेशली एशिया और अमेरिका के बीच में आपको देखने मिल जाता है। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर बैफिन बे के बगल में डेविस स्ट्रेट है, जो कि ग्रीनलैंड और यहाँ पर बैफिन आइलैंड जो है इनके बीच में आपको देखने को मिल जाता है।
आगे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो यहाँ पर हडसन बे है और इसके साथ साथ में आपको जो फॉक्सी बेसिन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। चर्चा करते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स की। सबसे इंपोर्टेंट रिवर यहाँ पर मैकेंजी है जो कि कनाडा की एक बहुत इंपोर्टेंट रिवर है। द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन कनाडा फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज एंड एम्पटिंग इनटू द ब्योफर्ट सी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। तो ग्रेट स्लेव लेक जो है इसका ओरिजिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है जो कि इकोलॉजिकली इंपोर्टेंट रखता है, वेटलैंड है एक। और ये नदी जो है वो आगे चलकर जो ब्यूफोर्ट सी है वहां पर जाके अपना पानी जो है वो गिरा देती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस मैप में देख पा रहे होंगे, इस मैप में आप तो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से जो नदी ओरिजिन होती है उसके बाद में ब्यूफोर्ट सी में अपना पानी जो है वो गिरा देती है। आगे चलेंगे और अगली बात करेंगे हम यहाँ पर यूकोन रिवर की। यूकोन रिवर ओरिजिनेट इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। इट फ्लो थ्रू यूकोन एंड अलास्का टू एम्प्टी इनटू बेरिंग सी, ठीक है। अब यूकोन नदी जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पर्टिकुलर एक आपके पास में स्ट्रीम बह रही है जो कि आगे जाकर यहाँ पर जो बेरिंग सी है, ठीक है, बेरिंग सी जो बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पर ये अपना पानी गिरा देती है। वाइल इट्स माउथ इन द साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स बेसिन एंड मेनी ऑफ इन नॉर्दर्न नॉर्थ लाइज विद इन इट, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो इसका मुख है वो आर्कटिक सर्कल में है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको इस रीजन में स्पेशली देखने को मिल जाता है। अगली चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर ओब रिवर की और उसके साथ साथ में येनिसी रिवर है। तो ओब रिवर जो है वो एक इंपोर्टेंट नदी है, आप लोग देखेंगे रशिया की, और उसके साथ साथ में येनिसी रिवर। तो येनिसी नदी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि आपको यहाँ पर कारा सी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों नदियां जो हैं, ओब नदी, इसके साथ साथ में आपकी जो एरिश नदी है और इसके साथ साथ में येनिस नदी है, ये तीनों नदी जो है ये अपना पानी आप देखते हैं तो यहाँ पर जो कारा सी है यहाँ पर अपना पानी जो है वो छोड़ देती है। अगली नदी बात करेंगे यहाँ पर हम लेना रिवर की, जो कि रशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इस रिवर इन द रशियन फार ईस्ट एंड इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द थ्री ग्रेट रिवर्स ऑफ साइबेरिया विच फ्लो इनटू द आर्कटिक ओशन, द अदर्स बीइंग ओब एंड येनिसी। तो दो जो नदियां हम अभी अभी देखे ओब और येनिसी है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक नदी यहाँ पर जो है लेना नदी, जिसका ओरिजिन आप लोग देखेंगे जो गौरी बेजलस की जगह जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है और उसके बाद में ईस्टर्न साइड में बहने के बाद में ये जो लैपटैप सी है वहां पर अपना पानी जो है वो गिरा देती है, ठीक है। आगे चलेंगे, कुछ इंपोर्टेंट नदी की अगर बात करें रशिया की तो आपके पास में लेना है, ओब है, वोल्गा है, येनिसी है, अमूर है और डोन है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। ये लीना नदी आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस रीजन में अपना पानी गिराएगी। इसके साथ में ओब नदी और येनिसी नदी जो कारा सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लैपटॉप सी है जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर अमूर नदी है जो पांचवी इंपोर्टेंट नदी है। इसके साथ साथ में डॉन नदी और वोल्गा बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लेक्स की। लेक हैजन लोकेटेड ऑन द इल्जमर आइलैंड नोवावुट, इट्स अ लार्जेस्ट लेक नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल बाय वॉल्यूम एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय द सरफेस एरिया। आर्कटिक सर्कल की अगर बात करें तो वहां पर एक वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी झील है अगर आप यहां पर देखेंगे। इट लाइज विद इन द थर्मल ओएसिस एक्सपीरियंसिंग सरप्राइजिंगली वार्मर समर टेम्परेचर। तो यहाँ पर गर्मी है और इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये रीजन आपके पास में है, लेक हैजन जो है आपको मिल जाएगा। ओआसिस मतलब एक ऐसा रीजन जिसके आसपास अगर देखा जाए तो छोटे मोटे पेड़ पौधे जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर लेक टैमार की, जो कि रशिया में है। अ लार्ज लेक ऑन द टैमर पेनिनसुला इन साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया का रीजन है। अगर आप देखेंगे तो ये रशिया है। रशिया के नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो साइबेरियन रीजन में आपको लेक टैमार जो है वो देखने को मिल जाएगी। आसपास आप देखेंगे तो कारा सी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ईस्ट साइबेरियन सी है, यहाँ पर आपको लेक टैमार जो है देखने को मिल जाती है। अगली बात करेंगे यहाँ पर ग्रेट बियर लेक, जो कि कनाडा में है। द लार्जेस्ट लेक इंटायरली विद इन कनाडा एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। कनाडा की सबसे बड़ी और नॉर्थ अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट एक्सटेंड इनटू आर्कटिक सर्कल। द ग्रेट बियर रिवर फ्लो आउट ऑफ द इट एंड इनटू द मैकेंजी रिवर, ठीक है। अब जब ग्रेट बियर लेक की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ग्रेट बियर लेक की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो आप इस मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस मैप में आप देखेंगे तो ये आपके पास में ग्रेट बियर लेक जो है वो आपको मिल रहा होगा, जिसमें आगे जाकर मैकेंजी नदी बह रही है और ग्रेट बियर नदी जो है वो इसमें आके मिल जाती है, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे चलते हैं और चर्चा करेंगे यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक की, जो कि कनाडा में स्थित है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। इट्स नॉर्दर्न शोर्स रीच द आर्कटिक सर्कल। जो उसका उत्तरी क्षेत्र है वो आर्कटिक सर्कल पर पहुंचता है। द मैकेंजी रिवर फ्लोज आउट ऑफ इट। तो ये आप लोग देखेंगे ग्रेट स्लेव लेक मैं आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगली चर्चा है यहाँ पर नेटिंगले लेक की, जो कि लोकेटेड ऑन द बैफिन आइलैंड नोवानुत, इज अ लार्ज फ्रेश वाटर लेक विद द आर्कटिक सर्कल। ये आप देखेंगे तो ये आपके पास में हडसन बे है, ठीक है, हडसन बे। आगे जाएंगे, ये कनाडा वाला रीजन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ग्रीनलैंड है।
तो इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो नेटिंगलिंग लेक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेटिंगलिंग लेक जो है वो आपको बैफिन आइलैंड के आसपास में देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अगली चर्चा है यहाँ पर सेलाविक लेक की, जो कि यूएसए में है। अ लार्ज लेक इन द नॉर्थ वेस्टर्न अलास्का सिचुएटेड जस्ट साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल बट कनेक्टेड टू वाटर वेडिस दैट एक्सटेंड इनटू इट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ये रीजन जो है ये आपका रशिया का है, एशिया का है, और ये रीजन जो है ये आपका अमेरिका का है। तो इन दोनों के बीच में आप देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रीजन जो है आपके पास में, इस झील को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलाविक लेक। इन सारी लेक्स को आप लोग अपने मैप में, जो एटलस है ऐप्स में, जरूर इसको एक बार लागू कीजिएगा। अगली चर्चा करते हैं बच्चों यहाँ पर क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट कोल्ड टेम्परेचर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की अगर देखा जाए, तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर कर्क रेखा के या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है। द आर्कटिक सर्कल जनरली एक्सपीरियंसेस कोल्ड टेम्परेचर ईयर अराउंड। विंटर्स आर लॉन्ग, डार्क एंड फ्रिजिड with average temperature often well below freezing. The coldest recorded temperature on Earth have been in the Arctic. Summers are short and cool, while the continuous daylight during summer allow for the some warming and the plant growth. The sun remains relatively low on the horizon, limiting the intensity of solar radiation. तो यहाँ पर प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमको जो टेम्परेचर है वो कमी देखने को मिलता है। एवरेज समर टेम्परेचर की बात करें, टिपिकली होवर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, ऑल्दो इंटीरियर रीजन्स कैन एक्सपीरियंस वार्मर डेज। ठीक है, लो प्रेसिपिटेशन, वर्षा आपको यहां पर कम देखने को मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर नहीं है, सोलर इंसोलेशन नहीं पहुंच पाता है, तो इससे जो हवा है वो गर्म नहीं हो पाती है। एंड मोस्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन रिसीव लो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। हाई विंड्स कैन फ्रीक्वेंटली स्ट्रिप ऑफ स्नो क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूअस स्नोफॉल। बर्फबारी यहां पर होती रहती है। एंड सम इंटीरियर एरियाज आर क्लासिफाइड एज पोलर डेजर्ट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर वर्षा नहीं होगी तो क्षेत्र जो है वो मरुस्थल हो जाएगा, और इसीलिए यहां पर ध्रुवीय मरुस्थल जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोस्टल मॉडरेशन आपको देखने को मिलेगा। तटीय क्षेत्र जो है वो लैंड से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो आपका कोस्टल एरिया है वो थोड़ा सा न्यूट्रल जो कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन जो है प्रेजेंट करता है, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, और जो आपका जो वाटर बॉडी है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज विद इन द आर्कटिक सर्कल, पर्टिकुलरली दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गल्फ स्ट्रीम इन नॉर्वे and northwest Russia, tend to have milder, wetter winters and cooler, cloudier summers compared to the drier, more extreme continental climate found further inland. हम लोग जानते हैं कि जो यूरोप का कंबल जो है, ठीक है, वो गल्फ स्ट्रीम को ही कहा जाता है। यूरोप का कंबल जो है वो गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ठीक है, दीज कोस्टल एरियाज कैन इवन रिमेन आइस फ्री ईयर अराउंड। ये जो तटीय क्षेत्र है ये आपके वर्ष भर जो आपकी बर्फ होती है उससे मुक्त रहते हैं। वेजिटेशन की बात कर ले, मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर कम है, इसलिए लिमिटेड प्लांट लाइफ है ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर, शॉर्ट ग्रोइंग सीजंस एंड परमाफ्रॉस्ट। वेजिटेशन विद इन द आर्कटिक सर्कल इज जनरली स्पार्स एंड लो ग्रोइंग। टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एज मेंशन, टुंड्रा इज द डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप कंसिस्टिंग ऑफ हार्डली प्लांट एडेप्टेड टू द हार्श कंडीशन। ठीक है, तो टुंड्रा वेजिटेशन, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो वहां पर आपको जो वनस्पति है ऊंचाई के अनुसार वो आपकी कम होती जाती है, या फिर आपका जो टेम्परेचर अगर वो कम रहेगा तो वहां पर आपको टुंड्रा वनस्पति जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये बात जो है वो हमने यहां पर की थी, स्पेशली आपसे आर्कटिक की जो वेजिटेशन उसके बारे में। एब्सेंस ऑफ ट्रीज नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक ट्री लाइन विच रफली corresponds to the 10 degree Celsius average July temperature isotherm, trees cannot survive. This lack of forest is defining characteristics of much of the Arctic landscape. In the southernmost part of the Arctic Circle, some dwarf shrubs may be reached at a height of up to 2 meter. ठीक है, क्योंकि पानी नहीं है, वर्षा नहीं है, टेम्परेचर है नहीं है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि उतनी नहीं हो पाती है। तो ये सारी बातें जो है हमने की है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल के बारे में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इनकी जरूर आप लोग अपने एटलस में मैपिंग कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना है दीपेश कौशिक सर PW। आप ऐसा टाइप करेंगे, आपको टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊं। चलिए, तो इसी बात के साथ में थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्ट, कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग यूपीपीएससी वाला। भारत माता की जय।